गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों गुड इवनिंग। बच्चों सारे पॉइंट क्लियर हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर। यस, चलिए साहब आगे बढ़ रहे हैं हम। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे टेपिटम के फंक्शन को डिस्कस किया था हमने। दो फंक्शन हम डिस्कस कर चुके टेपिटम के, ध्यान नहीं। आज हम थर्ड फंक्शन पे आ रहे हैं, टेपिटम का थर्ड फंक्शन। आज कोई बच्चे ऐसे नहीं है जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे, आज आए हूँ, फर्स्ट टाइम आए हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं आप, और कौन है? अच्छा, आप चार बच्चे हैं, और भी हैं कुछ? आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। अच्छा, आज आए हैं आप। तो आपके दो दो लेक्चर छूट चुके हैं। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ लिया आपने? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, गुड। टेपिटम के थर्ड फंक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड फंक्शन ऑफ टेपिटम, secretion of sporopollenin. It is a polymer of carotenoids. बच्चों जितने भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं सब लिपिड नेचर के होते हैं, ध्यान करेंगे। तो लिपिड नेचर का होता है स्पोरोपोलिनिन। इट इज ए फैटी सब्सटेंस। लिपिड नेचर का है, फैटी सब्सटेंस है। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बच्चों मुझे बताएं, ये मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक मटेरियल है, लिपिड है साहब। तो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल, अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल, बहुत ही गजब का रेजिस्टेंट मटेरियल है साहब, ध्यान रहे। इट इज वाटर रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, एल्कली रेजिस्टेंट, यूवी रेजिस्टेंट, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। इतना गजब का मटेरियल है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। दुनिया में अब तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो इसे डिग्रेड कर सके, ध्यान रहे। बात समझ में आ रही है? इतना गजब का मटेरियल है। कौन बना रहा है? प्लांट बना रहा है। अब ये होता कहां पर है, इस पॉइंट को थोड़ा समझना है।
अब बच्चों एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर नोट करेंगे, ठीक है? पूरा ध्यान एक बार बोर्ड पे होना चाहिए। ये मैंने पोलन ग्रेन का डायग्राम दिखा रखा है। हमने कहा था विद एक्जाइन का है तो पोलन ग्रेन है, विदाउट एक्जाइन का तो माइक्रोस्पोर है। कहा था माइक्रोस्पोर विदाउट एक्जाइन का होता, पोलन ग्रेन पे एक्जाइन होता। ये डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। पोलन ग्रेन में टू वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती है। आउटर वॉल लेयर इज नोन एज एक्जाइन व्हाइल इनर वॉल लेयर इज नोन एज एंटाइन। Exine is made up of mainly sporopollenin, while entine is made up of pectocellulose. Pectin और cellulose का बना है entine। बच्चों इस पोलन ग्रेन के अंदर 3 जर्म पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एपर्चर को यहाँ जर्म पोर कहा जा रहा है। जर्म पोर वो रीजन है जहां पर एक्जाइन एब्सेंट होता है। यदि प्रेजेंट होता भी है तो थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन यूजुअली यहाँ पे एक्जाइन एब्सेंट होता है। जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकल के बाहर आती है। तो पोलन ट्यूब का इमरजेंस कहां से होता है? जर्मपोल से होता है। डाइकोट के पोलन ग्रेन में 3 जर्मपोल्स होते हैं, तो डाइकोट का पोलन ग्रेन कहलाता है ट्राइकोलपेट। मोनोकोट के पोलन ग्रेन में सिंगल जर्मपोल होता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोकोलपेट। बात समझ में आ रही है? और जर्मपोल कहाँ है? एक्जाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्जाइन थिक होता है, हार्ड होता है, रफ होता है, ऑर्नामेंटेड होता है। इट मींस ये बहुत ही फैसिनेटिंग होता है, बहुत खूबसूरत होता है। आप माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन को यदि माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा एक्जाइन का। नीम के पोलन का एक्जाइन अलग टाइप का होगा, पीपल का अलग टाइप का होगा, इमली का अलग टाइप का होगा। तो एक्जाइन का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप का हमें देखने को मिल सकता है। एक्जाइन के बेसिस पर हम पोलन ग्रेन को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इसलिए एक्जाइन की टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस मानी जाती है। इट मींस एक्जाइन को क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए, पोलन ग्रेन को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए एक्जाइन का यूज किया जाता है, एक्जाइन के कैरेक्टर का यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने कहा 3 जर्म पोर है एक्जाइन में, तो रख दिया डाइकोट के अंदर। 1 जर्म पोर है, मोनोकोट रख दिया। तो एक्जाइन कैरेक्टर यूज किया नहीं किया हमने? जर्म पोर का शेप भी अलग अलग होता है, कुछ जगह सर्कुलर होता है, कुछ जगह ओवल होता है, तो शेप भी अलग अलग हमें दिखाई देता है। तो जर्म पोर के शेप के बेसिस भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जर्म पोर की पोजीशन भी अलग अलग होती है। तीनों जर्म पोर एक लाइन में भी हो सकते हैं अरेंज, हमने अलग अलग पोजीशन पर दिखा रखा है, एक लाइन में भी हो सकते हैं साहब। तो जर्म पोर की पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं हम। तो कहने का मतलब है एक्जाइन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम पोलन ग्रेन को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो एक्जाइन की टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस मानी जाती है। इट मींस एक्जाइन की इंपॉर्टेंस कहाँ है? क्लासिफिकेशन में है। बात समझ में आ रही है? इंटाइन थिन है, सॉफ्ट है और डेलिकेट होता है। थिन सॉफ्ट डेलिकेट है, तभी तो पोलन ट्यूब की फॉर्म में निकल के बाहर आ गया। पोलन ट्यूब कौन बना था? इंटाइन बना, देख रहे हैं आप? तो ये पोलन ट्यूब पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। तो याद रहे, इंटाइन थिन होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है और कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब बच्चों हमने कहा कि एक्जाइन मेनली स्पोरोपोलिन का बना है, जो कि हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल है। अब पोलन ग्रेन को 1000 साल तक पानी में डुबो के रख दो, एक्जाइन खराब नहीं होगा। स्पोरोपोलिन का बना है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है। आप 1000 साल तक पोलन ग्रेन को स्ट्रॉन्ग एसिड में डुबो के रख दो, एक्जाइन खराब नहीं होगा। स्पोरोपोलिन का बना है, जो कि एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। आप 1000 साल तक पोलन ग्रेन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दो, तो भी एक्जाइन खराब नहीं होगा। स्पोरोपोलिन का बना है, जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। आप 1000 साल तक पोलन ग्रेन को सोइल में दबा के रख दो, तो भी एक्जाइन खराब नहीं होगा। माइक्रोबियल रेजिस्टेंट मटेरियल का बना है। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया इसे खराब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइक्रोबियल रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ध्यान रहे, बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर का मटेरियल खा जाएगा, लेकिन एक्जाइन खराब नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब तक दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। तो इतना गजब का मटेरियल है। कौन सिक्रेट कर रहा है? प्लांट सिक्रेट कर रहा है, टेपिडम सिक्रेट कर रहा है साहब। बात समझ में आ रही है? तो अभी मैंने कहा 1000 साल तक पोलन ग्रेन को सोइल में दबा के रख दो, तो भी एक्जाइन खराब नहीं होगा। इसलिए बच्चों हजारों साल बाद भी फॉसिल पोलन हमें मिल जाते हैं, पोलन के एक्जाइन के फॉसिल मिल जाते हैं हमें। और जहां फॉसिल पोलन मिलते हैं, समझने पर ध्यान दें, जहां फॉसिल पोलन मिलते हैं वहां पर तेल के कुओं की खुदाई की जाती है, ऑयल वेल्स खोदे जाते हैं। ऐसा माना जाता है जहां हजारों साल पहले प्लांट्स थे,
मीन्स वेजिटेशन थी, पोलन मिले सब, फॉसिल पोलन मिले हजारों साल बाद, तो इट मीन्स हजारों साल पहले वहां प्लांट्स थे, वेजिटेशन थी, जो दबते चले गए, कोल पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट होते चले गए। तो ऑयल वेल खोदते समय फॉसिल पोलन का एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। ऑयल वेल की खुदाई की जा रही है, फॉसिल पोलन मिलना बंद हो गए, तो खुदाई बंद कर दी जाती है, पैकअप कर दिया जाता है कि साहब ठीक है बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब ऑयल होने के चांसेस बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? तो फॉसिल पोलन का मिलना एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन माना जाता है ऑयल वेल्स के लिए, तेल के कुओं की खुदाई करने के लिए। सारे पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम में कोई सा पॉइंट आएगा तो टिक करके आएंगे, नोट करिए साहब इसे। Can exine be made artificially? No, it is impossible. आर्टिफिशियली हम एक्साइन को नहीं बना सकते। केमिकल फॉर्मूला क्या है? अरे लिखा है भैया, इट इज ए पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स का पॉलीमर है, लिपिड है। जर्म पर प्रेजेंट ऑन एक्साइन, यस, जर्म पर एक्साइन पर प्रेजेंट है। पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगा भैया? एंट्री थोड़ी, पोलन ट्यूब तो बाहर निकल रही है इसमें से, एंट्री थोड़ी हो रही है, पोलन ट्यूब तो बाहर निकल के आ रही है, एंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्म में निकल के बाहर आ रहा है। बताइए और क्या डाउट है? हाँ, जहां जर्म पर होगा वहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। यस, हाउ पोलन ईटन बाय इंसेक्ट? आप भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोलन टेबलेट आती है मार्केट में, बताऊंगा आगे चल के, सब बताऊंगा। मैं क्लास 12th का चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूं बेटा, 11th का नहीं, 12th का, है ना। 3 जर्म पोर वाला कॉन्सेप्ट। डाइकोट के पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होते हैं, तो डाइकोट का पोलन ग्रेन कहलाता है ट्राइकोल्पेट। मोनोकोट के पोलन ग्रेन में सिंगल जर्म पोर होता है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोकोल्पेट पोलन ग्रेन है। फॉसिल वाला अगेन बता दो, जहां पर पोलन ग्रेन होते हैं वहां पर पोलन के आगे चल के फॉसिल बन जाते हैं, क्योंकि एक्साइन बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल का बना होता है। ठीक है, अब सब जहां पर फॉसिल पोलन मिल रहे हैं वहां पर ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले प्लांट्स रहे होंगे, वेजिटेशन रही होंगी, जो दबते चले गए, कोल पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट होते चले गए। तो फॉसिल पोलन का मिलना एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। सर आपकी वजह से बॉटनी में इंटरेस्ट आ रहा है, अरे वाह, वेरी गुड, मजा आ गया। अरे लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर इसलिए करेंगे क्योंकि साइटोप्लाज्म तो स्टोर करना है उनका। यस, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो पोलेंटर कैसे खा पाएंगे? अरे मैं बताऊंगा आगे चल के, आपको जब पोलन टेबलेट पढ़ाएंगे तो आपको पोलन टेबलेट खिलाएंगे हम, तब बताएंगे आपको। ठीक है, तभी टेंशन नहीं करें, आगे बढ़ते जाएं, समझते जाएं, सब बताएंगे आपको। अभी सिर्फ ये याद रखे, अरे आप लोग फ्रूट खाते हैं सब, लाखों सेल खा जाते हैं, आप एक मैंगो का पल्प की एक स्पून खा रहे हैं, उस मैंगो के पल्प की एक स्पून के अंदर लाखों करोड़ों सेल खा जाते हैं आप, और हर एक सेल पे सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्लोज, और हम सेल्लोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फिर भी खा रहे नहीं खा रहे? अरे खा रहे नहीं खा रहे? तो जिस चीज को बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उसे अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही पोलन टेबलेट का हम यूज करते हैं, जब पोलन टेबलेट खाते हैं तो उनके अंदर का साइटोप्लाज्म बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो बच्चे सोचे सही पोलन टेबलेट इंसेट भी खाते हैं, खाते हैं, टेंशन नहीं करो, सब खिला देंगे हम आपको। चलिए साहब, यहां तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों।
नेक्स्ट फंक्शन है टेपिटम का फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज। एक साइंटिस्ट हुए हैं प्रोफेसर यूबिश, तो उन साइंटिस्ट के नाम पर नाम दिया गया है यूबिश बॉडीज। बच्चों टेपिटम के अंदर पहले बनती हैं प्रो यूबिश बॉडीज, पीयूबी बनती है। पीयूबी का मीनिंग होता है प्रो यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी से पहले बनती है पीयूबी, प्रो यूबिश बॉडी बनती है साहब। और सब इस पे स्पोरोपोलिन की कोटिंग हो जाती है। कोटिंग होने के बाद इसी स्ट्रक्चर को कह दिया जाता है यूबी, यूबिश बॉडी कह दिया जाता है। इसे उबिश नहीं बोलेंगे, कुछ बच्चे उबिश बोल देते हैं, ये उबिश नहीं है, क्या है, यूबिश। अब इसे एक बार समझिएगा बच्चों, ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए। टेपिटम शुरुआत में बहुत छोटी छोटी प्रोटीन रिच बॉडीज बनाता है। ये छोटी छोटी प्रोटीन रिच बॉडीज को नाम देते हैं हम पीयूबी। क्या नाम देते हैं? प्रोयूबिश बॉडी चाहिए, है ना। अब ये एक मैंने पीयूबी दिखा दी साहब। इस पीयूबी पर स्पोरोपोलिन की कोटिंग हो गई साहब। किसकी कोटिंग हो रही है? स्पोरोपोलिन की। बहुत ज्यादा स्पोरोपोलिन की कोटिंग हो जाती है। अब सब फाइनली से नाम दे दिया जाता है यूबिश बॉडी। अब ये यूबी बन चुकी है, यूबिश बॉडी बन चुकी है। आउटर साइड में स्पोरोपोलिन है और सेंटर में इसके पीयूबी है। प्रोटीन रिच बॉडीज हैं कौन? पीयूबी। स्पोरोपोलिन कोटिंग हुई, यूबिश बॉडी बन गई, बन गई। अब एग्जाइन कैसे बना है, इस पॉइंट को थोड़ा समझना है, ठीक है। पूरा ध्यान समझने पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। जो यूबिश बॉडीज होती है इनका मेन कंपोनेंट होता है स्पोरोपोलिन। क्या होता है? स्पोरोपोलिन, मेनली स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये बहुत ही माइन्यूट बॉडीज है, जैसे मैंने यहाँ पे माइन्यूट बॉडीज को दिखा रखा है, ये यूबिश बॉडीज हैं। जब माइक्रोस्पोर बन जाता है तो इसके चारों तरफ आकर यूबिश बॉडीज एक्युमुलेट होने लग जाती है, इकट्ठी होने लग जाती हैं, और यूबिश बॉडीज के एक्युमुलेशन से एक जाइंट डेवलप होने लग जाता है। जितनी ज्यादा यूबिश बॉडीज का एक्युमुलेशन होगा उतना ही थिक एक जाइंट डेवलप होगा। लाखों करोड़ों यूबिश बॉडीज इकट्ठी होती जाती हैं और एक जाइंट डेवलप करती जा रही हैं। तो यूबिश बॉडीज के इकट्ठा होने की वजह से, एक्युमुलेशन की वजह से एक जाइंट डेवलप हुआ। ऐसा बात समझ में आ रही है? तभी तो हमने कहा है एक्जाइन इज मेड अप ऑफ मेनली स्पोरोपोलिन। ओनली नहीं कहा मैंने, मेनली कहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है इसके अंदर। प्रोटीन आगे काम आता है कई जगह पे, आगे डिस्कस करेंगे इसे हम। तो याद है पहले बनी है यूबिश बॉडीज, बाद में बना है एक्जाइन। समझा मैंने पहले दिया। पहले क्या बनेगी? यूबिश बॉडीज बनेगी, बाद में एक्जाइन का फॉर्मेशन होगा। तो याद रहे यूबिश बॉडीज का फंक्शन यदि एग्जाम में पूछेगा तो आपका आंसर जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एक्जाइन। तो एक्जाइन फॉर्म करती हैं, ध्यान रहे, फॉर्मेशन ऑफ एक्जाइन। एक्जाइन कैसे फॉर्म हुआ, बात समझ में आ रही है? यूबिश बॉडीज के एक्युमुलेशन से एक्जाइन डेवलप होता जा रहा है। जितनी ज्यादा यूबिश बॉडीज का एक्युमुलेशन होगा उतना ही थिक एक्जाइन डेवलप होगा। अरे गॉड ऑफ बॉटनी मत बोलिए बेटा, हम गॉड नहीं, भगवान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस बच्चों को पढ़ाने आए हैं। मॉड्यूल पढ़े या नोट्स पढ़े? बेटा नोट्स पढ़ेंगे तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। आपकी आवाज राज जैसी है बिल्कुल। अरे भैया, आरजे जैसी, आरजे, अच्छा आरजे लिखा है, आरजे। प्रॉक्सिमल वाला पार्ट अभी डिस्कस करेंगे बेटा, अभी डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल। आरजे रेडियो जॉकी होते हैं, वो आरजे। ऐसी आवाज नहीं है भैया। पावरी वाला वीडियो देखा? अरे वाह, वेरी गुड। प्रॉक्सिमल पार्ट कर देंगे बेटा, अभी अभी वही लेंगे। वेरी गुड, मजा आया पावरी वाला वीडियो देख के, गुड गुड गुड। बच्चे भी स्मार्ट बच्चे हैं हमारे, देख रहे हैं। ये फंक्शन हो गया, रब कर दूं बच्चों?
अच्छा अभी नोट नहीं किया, नोट करिए सब फटाफट। आगे बढ़े, सारे बच्चों नोट किया? नेक्स्ट फंक्शन, secretion of pollen kit substances. Secretion of pollen kit substances. आज सुबह में समर्थ बिल्डिंग में क्लास लेता था, इसका बेच था, जो लड़की आगे बैठी हुई थी, हाथ में मेहंदी मेहंदी लगा रखी थी। अब वो 2 लाइन लिखे फिर मेहंदी देखे। थोड़ी देर तक तो मैं देखता था, फिर मैंने कहा भाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहंदी तो लगती रहेंगी, शादी पार्टी आएंगी आप मेहंदी लगाएंगे है ना, लेकिन पढ़ाई दोबारा नहीं हो पाएगी। फिर बच्ची को समझाया मैंने कहा बेटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बच्चे हैं साहब, कभी कोई नेल पॉलिश लगा के आ जाता है, और कुछ तो इतने महान होते हैं कि एक रेड एक ब्लू एक वाइट आ जाते हैं साहब, और बड़े खुश होते रहते हैं, मेहंदी लगा के आते हैं, बड़े खुश होते हैं, देखते रहते हैं, हाँ क्या मजा आ गया, क्या रची है मेहंदी। ये 2 लाइन लिखी फिर मेहंदी देखते हैं। हाँ, और वो नेल पॉलिश वाले बच्चे 5 कलर की नेल पॉलिश है 5 सूट में यूज करते हैं। रेड सूट पहना, रेड वाली उंगली बाहर, मैचिंग मैचिंग। ब्लू सूट है तो ब्लू वाली उंगली बाहर, मैचिंग मैचिंग। अब बच्चे खुश होते थे, हम भी कुछ नहीं कहते, मैंने कहा चलो यार खुश तो हो रहे हैं, कम से कम खुश रहना चाहिए बच्चों को, और साथ में पढ़ाई भी होनी चाहिए, है ना। खुश रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो भी सही, है ना। खुश रहने का तरीका होता है तो अलग अलग बच्चों का, कोई बच्चे शैम्पू करके खुश हो जाते हैं, बड़े शैम्पू करके आते हैं क्लास के अंदर, बड़े खुश होते रहते हैं, एक लेक्चर बाद पोजीशन चेंज हो जाती है नहीं है, और लास्ट लेक्चर तक आते आते फिर वो बन जाता है, जूड़ा बन जाता है वो। हम भी देखते रहते, कुछ नहीं कहते, मैंने कहा चलो बच्चे हैं खुश हो रहे हैं, होने दो उनको, है नहीं है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है बच्चों। अब बच्चों बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जिन प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उनके पोलन ग्रैंड के चारों तरफ एक ऑयल की लेयर डेवलप हो जाती है, इस ऑयल की लेयर को पोलन किट नाम दिया जाता है। अब सब ऑयल की लेयर होने की वजह से पोलन ग्रैंड स्टिकी हो जाएगा, चिपचिपा चिपकने वाला हो जाएगा, जैसे इंसेक्ट आता है उसकी बॉडी पर पोलन ग्रैंड चिपक जाता है। बात समझ में आ रही है। तो पोलन किट का फंक्शन है एडिशन में हेल्प करना, चिपकने में हेल्प करना, पहला फंक्शन।
दूसरा फंक्शन ये येलो कलर का होता है, कैसा होता है? येलो कलर का। सेकंड फंक्शन अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, येलो कलर का है, अट्रैक्शन इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन हो गया। थर्ड फंक्शन यूवी रे से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है पोलन किट। बच्चों यूवी से प्रोटेक्शन एक्जाइन भी देता है, पोलन किट भी देता है। अब यहाँ यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन सुनेंगे बाद में आंसर देंगे आप। विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, which of the following structure protects pollen grain from harmful UV rays? First option एक्जाइन, सेकंड ऑप्शन पोलन किट, और थर्ड ऑप्शन में बोथ नहीं है तो क्या टिक करेंगे? एक्जाइन। अरे एक्जाइन तो सारे प्लांट में होता है, पोलन किट तो सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होता है जिनमें इंसेक्ट पोलिनेशन हो रहा है। मुझे बताएं जिन प्लांट में विंड पोलिनेशन है, वाटर पोलिनेशन है, क्या हुआ पोलन किट होगा? नहीं होगा। लेकिन एक्जाइन तो मान के चले मोस्टली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? तो आपका आंसर एक्जाइन जाएगा। आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, नोट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स pollen grain, which of the following structure protects pollen grain from harmful UV rays, harmful ultraviolet rays? Which of the following structure protects pollen grain from harmful UV rays? First option एक्जाइन, second option pollen kit, थर्ड ऑप्शन बोथ, तो बोथ टिक करना है, लिख दीजिए थर्ड ऑप्शन बोथ, तो बोथ पे टिक मार दीजिए। अगेन ऑप्शन लिखिए फिर नीचे, फर्स्ट ऑप्शन एक्जाइन, सेकंड ऑप्शन पोलन किट, और थर्ड में बोथ बोथ कुछ भी नहीं है तो क्या टिक करेंगे? एक्जाइन। ऑप्शन में एक्जाइन भी नहीं है, बोथ भी नहीं है, फिर पोलन किट टिक करना है। बात क्लियर है? तो सब में पोलन किट के 2-3 पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। पोलन किट, ऑयली लेयर अराउंड पोलन ग्रेन, दिखाई दे रही है आपको? पोलन किट हो गया साहब, ये ऑयली लेयर होती है, ध्यान करेंगे। इट इज मेड अप ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ये भी कैरोटीनॉइड्स की बनी होती है, मींस लिपिड नेचर की होती है, ध्यान करेंगे, लिपिड की बनी है। जितने भी कैरोटीनॉइड होते हैं लिपिड नेचर के होते हैं, ध्यान रहे। आप पढ़ते हैं कैरोटीन जेंथोफिल पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में आता है कैरोटीन जेंथोफिल, वो कैरोटीनॉइड्स तो होते हैं और लिपिड नेचर के होते हैं, ध्यान रहे। पोलन किट का कलर होता है येलो, स्टिकी होता है, ध्यान रहे, येलो है, स्टिकी है। और कैप्सुला के अंदर हमें पोलन किट देखने को मिल जाता है, क्योंकि कैप्सुला में एंटोमोफिली होती है, इंसेक्ट पोलिनेशन होता है। इंसेक्ट पोलिनेशन हम कहते हैं एंटोमोफिली, क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। तो कैप्सुला के अंदर हमें पोलन किट दिखाई दे जाता है। पोलन किट कैसे बनता है? अरे भैया बताया, टेपिटम इसका सब्सटेंस सिक्रीट करता है और उसके बाद ये फॉर्म हो जाता है। सर आपका फोन नंबर, फोन नंबर क्यों चाहिए? हमने आपको डाउट पूछने के लिए एलन ई सॉल्यूशन ऐप दे रखा है, एलन प्लस ऐप दे रखा है, उस पे पूछिएगा बेटे, ठीक है? 2 ऐप दे रखे हैं हमने आप लोगों को और सॉल्यूशन दे भी रखे हैं। आप कोड डालते हैं, सॉल्यूशन सामने आ जाता है, सब व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए, क्यों टेंशन करते हैं? चलिए साहब, तब कर दो इसे ही। अब एक वो पॉइंट हम समझ लेते हैं जो छूटा हुआ पॉइंट है हमारा।
प्रॉक्सिमल एंड वाला है। हाँ, एंथर का प्रॉक्सिमल एंड है ना, एक पॉइंट छूटा हुआ है हमारा। हमने कहा था स्टेमन के अंदर दो पार्ट हमें क्लियर कट दिखाई देते हैं, फिलामेंट एंथर। बच्चों, फिलामेंट के लोअर एंड को कहा जाता है प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड और फिलामेंट, लोअर एंड हो गया प्रॉक्सिमल एंड। फिलामेंट का अपर एंड कहलाएगा डिस्टल एंड, डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रहे। और बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं कौन सा एंड प्रॉक्सिमल है, कौन सा डिस्टल एंड है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड या तो अटैच होता है थैलेमस से, लेकिन कुछ प्लांट में अटैच होता है पेटल से। देख पा रहे हैं आप, यदि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड पेटल से अटैच होगा तो इसे हम बोलेंगे एपी पेटलस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सी ए। सी को जोड़ दिया ए से, सी मतलब कोरला, ए मतलब एंडोशियम। बात समझ में आ रही है? सोलेनेसी फैमिली के अंदर, जो कि आपके कोर्स में है 11th के एनसीईआरटी में, ध्यान करेंगे बच्चों, सोलेनेसी फैमिली के अंदर 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। 5 स्टेमन है और 5 ही पेडल होते हैं, और वो पांचों स्टेमन 5 पेडल से जुड़े हुए होते हैं। तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं सी ए, और इस तरह लिख दिया जाता है जैसे हमने लिखा सी ए, तो C5A5 लिख दिया साहब, और पांचों को इस तरह जोड़ दिए जाते हैं। सी ए कंडीशन, आपको सी ए कंडीशन याद रखनी है। अरे याद रहेगा आपको, ये 5 याद नहीं रखना है, अभी सी ए कंडीशन याद रखनी है कि सोलेनेसी फैमिली में एपी पेडलस कंडीशन होती है। अब बच्चे यहाँ पे ये भूल जाते हैं कौन सा एंड जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे साहब, याद रखने के हिसाब से। बच्चों सपोज मुझे आप मान लीजिए थैलेमस है, ये बॉडी क्या है, थैलेमस है, ये 2 स्टेमन दिखा दिए हमने, ये एंथर है, ये फिलामेंट, सॉरी ये फिलामेंट है और ये एंथर है, ये फिलामेंट है एंथर। अब देखिए साहब, जो पार्ट बॉडी के क्लोजेस्ट है वो प्रॉक्सिमल है डिस्टल? प्रॉक्सिमल। दूध वाला है तो डिस्टल है। वही सेम यहाँ पे, ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। वही सेम केस यहाँ पे प्लांट के केस में, प्लांट की बॉडी के, फ्लावर की बॉडी के क्लोजेस्ट है तो प्रॉक्सिमल है, बॉडी से दूर है तो डिस्टल एंड है। तो फिलामेंट का डिस्टल एंड जुड़ा होता है एंथर से, और प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है आइदर विद थैलेमस और विद पेटल। एक फैमिली और भी है, लिलिएसी फैमिली, वहां पर ये जुड़ा होता है टेपल से, लेकिन एनसीईआरटी नहीं दिया है इसे, है ना। यही 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कंडीशन समझ में आई आपको? इस कंडीशन को कहते हैं हम एपी पेटलस कंडीशन। यदि पेटल जुड़ा है स्टेमन के साथ में तो कंडीशन कहलाती है एपी पेटलस कंडीशन, और इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम सी ए। सी को जोड़ दिया ए के साथ में, सोलेनेसी फैमिली में दिखाई देता है। ये कंडीशन लिखा हुआ है शॉर्ट में, कंफ्यूज नहीं होना है, एपी पेटलस कंडीशन।
मैंने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के लिखे हैं। बच्चों इनमें से कोई सा एग्जाम्पल आ जाए टिक करेंगे। कंडीशन है एपिपेटलस कंडीशन। ध्यान देंगे इधर, पहले सुन लीजिए बाद नोट करेंगे। बेलाडोना पढ़ा है आपने, एट्रोपा बेलाडोना, याद आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटैटो ब्रिंजल टोमेटो। चलिए ये तो कॉमन एग्जाम्पल सोलेनेसी की। अश्वगंधा, अश्व होता है घोड़ा, तो इसमें घोड़े की गंध आती है तो नाम दिया गया अश्वगंधा। इसके हेल्थ टॉनिक बनाए जाते हैं, मेंटल टॉनिक बनाए जाते हैं। इसे असगंध भी कहते हैं, आयुर्वेद में असगंध कहा जाता है। आप कभी देखिएगा मार्केट में बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देंगे, डाबर का अश्वगंधा, बैद्यनाथ का अश्वगंधा। तो इसे अश्वगंधा या असगंध भी कहा जाता है। मेंटल टॉनिक बनाए जाते हैं, हेल्थ टॉनिक बनाए जाते हैं। टोबैको, निकोटियाना टैबेका हम जानते हैं। आप टोबैको खाने से या स्मोकिंग करने से बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर निकोटीन का अमाउंट बढ़ जाता है, और जब वो एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो बेके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। शाहरुख खान चेन स्मोकर है, तो साहब दिन भर सिगरेट पीता था साहब वो, तो वही सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बेके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई साहब। और इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। डॉक्टर को दिखाया, एमआरआई कराई, सीटी स्कैन कराया, सब कुछ कराया, कोई दिक्कत ही नहीं आई सामने। फिर एक डॉक्टर ने उस पॉइंट को पकड़ा, उन्होंने कहा स्मोकिंग करते हो? यस। कि भैया आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन का अमाउंट बढ़ गया है, ब्लड में निकोटीन बढ़ चुका है, इस वजह से बेके की प्रॉब्लम है। निकोटीन बंद कर दीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, तंबाकू जर्दा छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वही सेम केस हुआ, छोड़ दिया, सब ठीक हो गया। फिर पीने लगे, फिर स्टार्ट हो गया। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको नींद भी नहीं आती है, वो रात को बेड पे सो जाते हैं, उल्टे पुल्टे होते रहते हैं, पास से पलटते रहते हैं, नींद नहीं आती है। जब सुबह उठते हैं तो अपने को फ्रेश फील करते ही नहीं है, क्योंकि साउंड स्लीप नहीं हुई साहब। आपको पढ़ाई करनी है तो साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, महीने महीने 2-2 महीने तक ढंग से नींद नहीं ले पाते हैं, तो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, छोटी बातों पर झगड़ा करने लग जाते हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, ये सब इसी के साइड इफेक्ट तो है, स्मोकिंग वगैरह का, ड्रिंक करने का सब साइड इफेक्ट है ना। टोबैको, तंबाकू, निकोटिया टैबेकम। रात की रानी, शेस्ट्रम नोक्टर्नम, नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है। दिन का राजा, डे जैस्मिन, शेस्ट्रम डायर्नम, बहुत खुशबू वाले प्लांट होते हैं। प्लांट के पास से रात को निकल जाए, खुशबू आएगी रात की रानी के प्लांट में, देखते हैं आप, बहुत अच्छी खुशबू आती है। पिटूनिया, ये सारे एग्जाम्पल याद करने, कैसे याद करेंगे, ध्यान देंगे, एक ट्रिक से याद करवा रहा हूँ बच्चों। एक लड़की, उसका नाम है बेला। क्या नाम है? बेला। बेला सीए है, क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है बेला। अब बेला के घर में सब्जी बनी है आलू बैंगन टमाटर मिर्ची की। ये 4 एग्जाम्पल हैं, आलू बैंगन टमाटर मिर्ची बनती है सब्जी। अब बेला के घर में सब्जी बनी है, इतनी अच्छी सब्जी बनी है, हम बोल रहे हैं कि बेला आलू बैंगन टमाटर मिर्ची की सब्जी खा के आराम से सोले। सोले नेसी को सोले से याद करना है, ध्यान करेंगे। तो हमने कहा बेला आलू बैंगन टमाटर मिर्ची सबकी सब्जी खा के आराम से सोले। बेला ने इतना ज्यादा खाना खा लिया है कि घोड़े बेच के सो दिए, घोड़े बेच के सोले। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े बेच के सोले, तंबाकू खा के भी सोले। तंबाकू खा के नींद नहीं आती है, लेकिन हम बोल रहे हैं इतनी बढ़िया नींद आ रही है बेला को कि बेला तंबाकू खा के भी सोले। रात की रानी तू भी सोले, दिन का राजा तू भी सोले, नहीं सोए तो पीटूंगा पिटूनिया। याद हो गया? तो एक ट्रिक से सारी फैमिली का एग्जाम्पल याद हो गया आपको, ठीक है। सीक्वेंस से याद हो रहा है, देख लीजिए आप, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। बेला सीए बन गई है, सीए कंडीशन है। आलू बैंगन टमाटर मिर्ची की सब्जी खा के बेला आराम से सोले, घोड़े बेच के सोले, तंबाकू खा के सोले, रात की रानी तू भी सोले, दिन का राजा तू भी सोले, नहीं सोएगा तो पीटूंगा पिटूनिया। बेटा पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा है पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, ये लिखा है, पूरा पढ़िए। पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट थोड़ी होता है। मजा आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। सीए का क्या मतलब है? अरे भैया सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट।
बेस्ट टीचर हो आप। अरे भैया बेस्ट टीचर तो बच्चे बनाते हैं हमें। बढ़िया ट्रिक है, अरे वाह बढ़िया, अच्छे से याद करो बच्चों, तभी मजा आएगा यार। यस सर, मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, गुड 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 गुड। अब बच्चे फैमिली में बोलते हैं सर फैमिली याद नहीं होती, अरे भाई कैसे याद नहीं होती, हमसे पढ़ के देखो, फैमिली एक झटके में याद कराएंगे। ऐसे पहले एक फैमिली के कुछ एग्जांपल याद कराए थे मैंने आपको। ग्रास फैमिली। मैंने कहा गेहूं की चपाती, मक्का की चपाती, ज्वार की चपाती, बाजरे की चपाती, जौ की चपाती, जई की चपाती, घास की चपाती, कहा था मैं लास्ट में, याद आया? और मैंने इसलिए घास की चपाती कहा था कि ग्रास फैमिली के मेंबर हैं सब ये। तो वीट हो, राइस हो, मेज हो, सोरगम हो, बार्ले हो, फैमिली है ग्रास फैमिली। अब ऐसे ही कुकुर बेटेसी आता है, वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कुकुर बेटेसी फैमिली के अंदर ओवरी होती है इंफीरियर, कौन सी होती है? इंफीरियर ओवरी होती है। वहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बच्चों को याद ही नहीं होते इसके एग्जाम्पल। तो मैं याद कराता हूँ। ककड़ी हो, खीरा हो, कद्दू हो, लौकी हो, तुरई हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, करेला हो, कुंदरू हो, लांगरी हो, परवल हो, टिंडा हो, कुकुर बिटेसी के मेंबर है। बच्चे बोलते सर तो बहुत स्पीड से बोल गए आप। फिर मैं आराम से बोलता हूँ, मैंने कुकुर बिटेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं ये बेल की फॉर्म में, लताओं की फॉर्म में होते हैं, और इनमें टेंड्रिल होते हैं। अंगूर की बेल को छोड़कर कोई दूसरा प्लांट आ जाए तो टिक करेंगे कुकुर बिटेसी का मेंबर है ना? ककड़ी की बेल, खीरे की बेल, लौकी की बेल, तुरई की बेल, तरबूज की बेल, खरबूजे की बेल, करेले की बेल, कुंदरू की बेल, लंगरी की बेल, परवल की बेल, टिंडे की बेल, फैमिली है कुकुरबिटेसी। 10 बार बोलूंगा तो याद होगा नहीं होगा? याद हो जाएगा। अब आपको याद हो गया कुकुरबिटेसी बेल वाले प्लांट हैं। बेल जानते हैं ना? अरे बेलें प्लांट पे लगी चढ़, तो बेल वाला प्लांट है साहब, कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, सिंपल से याद कर लिया आपने। और आपने लौकी तुरई की बेल तो देखी भी होगी, है ना? इतने बड़े बड़े तरबूज खरबूजे आते हैं, है ना? वो बेल जमीन पे लेटी हुई होती है, ये थोड़ी प्लांट के ऊपर इतना बड़ा लटका हुआ तो गिर जाए। तो बेल वाले प्लांट होते हैं वो, है ना? तो ककड़ी हो, खीरा हो, कद्दू हो, लौकी हो, तुरई हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, करेला हो, कुंदरू हो, लांगरी हो, परवल हो, टिंडा हो, फैमिली है कोकोबिटेसी। चलिए साहब आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों पूरा एक ब्लैंक पेज आपको लेना है, पूरा ब्लैंक पेज लेके लैंडस्केप में डायग्राम बनाएंगे। लैंडस्केप में जानते हैं लैंडस्केप, इस तरह बोर्ड की तरह तिरछा कर लेना है। और बच्चों ये मेरी ट्रिक इतनी फेमस हो गई है कि ऑल ओवर इंडिया में अब लोग जानने लगे ट्रिक को, कि डीएस सर की ट्रिक है ये। और कई टीचर तो बताने भी लगे मेरी ट्रिक की कॉपी करके। मैं कहता हूँ भैया खुद की बना लो यार, मेरी क्यों कॉपी कर रहे हो? अब बता देते क्या करें, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। कल एक बच्ची के पेरेंट्स मुझे मिले थे बाहर, वो बच्ची इसी क्लास में है क्या? कौन है? अच्छा आपके पापा मम्मी थे। अच्छा अच्छा। आप पहले किस पेज में थे बेटा? ए था। अच्छा। MAZ आगे चल रहा है ना? ए- अच्छा दोनों मर्ज हो गए थे। ओके।
नहीं, वो पूछ रहे थे कि सर मॉर्निंग का बैच अवेलेबल नहीं है क्या? ओके ओके, आपने रूम आसपास कहीं ले रखा है? ठीक बात है। वैसे बच्चों, ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। क्या फायदा इस टाइम का? क्योंकि इवनिंग टाइम में हम घर में पढ़ाई नहीं करते, और इवनिंग टाइम खराब ही होता है, मान के चलना आप। 6 से 8 बजे का टाइम होता है ना, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं होती है ना? और आपका वो टाइम यहाँ यूटिलाइज हो गया। यहाँ से गए थके हुए आप, आपने डिनर लिया और आप सो भी गए जल्दी, और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हो आप। तो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा आपको, है ना? तो ये टाइम बहुत अच्छा है, मान के चले आप। अब बच्चों एक बात थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे लगाएंगी। हम बात करने जा रहे हैं एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाएंगे। ये जो एंथर ही कैसे डेवलप हुआ है, एंथर में कैसे डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। इनिशियली एंथर इज ए मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल से, शुरुआत में जब एंथर डेवलप होता है तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मास होता है। सेल जानते हैं ना कौन सी होती है? डिवाइडिंग सेल है ना। इट इज सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? एपिडर्मिस दे रही है। और यहाँ सारी सेल का प्रोबेबिलिटी लेवल 2n होता है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी होती है 2n। अब सब इस सेंटर में कनेक्टिव डेवलप होने लग जाती है, मींस वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो सब सेंटर में कनेक्टिव या वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया साहब। यहां तक बात समझ में आ रही है? बहुत जल्दी ही ये टेट्रागोनल हो जाता है। कैसा हो जाता है? टेट्रागोनल। बच्चों डस्टर को मैं टेट्रागोनल मान के चल रहा हूं, तो फोर साइडेड हो जाता है, टेट्रागोनल हो जाता है। इसी का मैंने टीएस कट किया, तो टीएस कट करके इस फॉर्म में दिखा दिया मैंने डायग्राम। ये ट्रांसफर सेक्शन टेट्रागोनल दिखा आपको, ये टीएस से ट्रांसफर सेक्शन है, यूं कट किया मैंने इसको, समझ में आ रही बात? तो टेट्रागोनल हमने शो कर दिया है। आउटर साइड में एपिडर्मिस को शो कर रखा है, बाहर एपिडर्मिस से चारों कॉर्नर की सेल्स का एनलार्जमेंट हो जाता है, और साहब इन सेल को नाम दिया जाता है आर्किस्पोरियल सेल। तो चारों कॉर्नर में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल है, या इन्हीं सेल को आर्किस्पोरियम भी कह दिया जाता है। इन सेल की पोजीशन को देखा जाए तो एपिडर्मिस के नीचे है। आप जानते होंगे एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है।
स्टेम में आप पढ़ते हैं एपिडर्मिस नीचे हाइपोडर्मिस होती है, तो सब इन सेल की पोजीशन को हाइपोडर्मल पोजीशन माना जाता है कि हाइपोडर्मल पोजीशन की सेल से एनलार्ज हो जाती है, नाम दिया गया आर्किस्पोरियल सेल। बच्चों 4 सेल डायग्राम में शो करी है, इसका ये मतलब नहीं कि 4 सेल होती है, ये 4 सेल नहीं है, 4 रोज हैं। क्यों रोज हैं समझेंगे साहब। देखिए साहब, ये मैंने कहा एंथर है, चारों कॉर्नर पे मैंने सेल्स को दिखा दिया साहब, दिखा दिया, सेल्स का एनलार्जमेंट हो गया, चारों कॉर्नर पे मैंने सेल्स को शो कर दिया, कर दिया। अब इस सेल के पीछे और भी सेल्स तो होंगी, इसके पीछे और भी सेल्स होंगी, इसके पीछे भी होंगी, तो चारों कॉर्नर पे सेल्स की रो हैं, तो 4 रोज हैं ये। कहीं से भी कट कर लीजिए सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तभी तो ट्रांसफर सेक्शन बोल रहे हैं हम इसे। बात समझ में आ रही है। तो ये सेल्स की 4 रोज हैं, ट्रांसफर सेक्शन में 4 सेल्स दिख रही हैं, लेकिन ये एक्चुअली में 4 रोज की फॉर्म में होती हैं। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल। यहां तक डायग्राम बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सेंटर में मैंने कनेक्टिव को शो कर रखा, देख रहे हैं आप, कनेक्टिव को शो कर रखा है। एक बच्चा लिखा था कॉपीराइट करा लो अपनी ट्रिक को। कोई बात नहीं यार, लोगों को भी यूज करते हैं तो कहाँ दिक्कत है, नहीं।
चलिए साहब आगे बढ़े, पूरा ध्यान अगेन बोर्ड पर, नोट बाद में करेंगे, पहले समझ लीजिए। Each archisporial cell divides by periclinial division to form upper small primary parietal cell and lower large primary sporogenous cell. हर एक आर्किस्पोरल सेल में डिवीजन हुआ पेरिक्लाइनल, शॉर्ट में लिखा मैंने पीडी, पीडी का मतलब है पेरिक्लाइनल, और मैं लिखूंगा एडी, एडी का मतलब होगा एंटीक्लाइनल। ये एक टाइप का माइटोसिस होता है। तो साहब एक डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ, दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ साहब। अपर स्मॉल सेल को नाम दिया गया प्राइमरी पेराइटल सेल, लोअर को कह दिया गया प्राइमरी स्पोजिनस सेल है। बच्चों जहां पर भी पेराइटल टर्म आती है, पेराइटल का मीनिंग लिया जाता है वॉल से। पेराइटल क्या मतलब होता है? वॉल। आप मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स यदि ओवरी की वॉल पर अटैच होते हैं तो उसे कहा जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन है, पढ़ा है? तो साहब ये प्राइमरी पेराइटल सेल है, क्योंकि यही सेल आगे चल के वॉल लेयर्स फॉर्म करती है। तो साहब इस सेल के अंदर डिवीजन होते हैं, बहुत सारे पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन्स भी होते हैं। तो मैनी पीडी एंड एडी, और ये सारे डिवीजन माइटोसिस टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? माइटोसिस। अभी समझाऊंगा मैं पीडी एडी क्या होता है। तो 3 to 5 वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों एपिडर्मिस यहाँ पहले से बनी हुई है, देख पा रहे हैं आप? तो एपिडर्मिस के नीचे कौन सी वॉल लेयर का फॉर्मेशन होगा? एंडोथीसियम। उसके नीचे मिडिल लेयर्स, उसके नीचे टेपिडर्म। आप जानते हैं एंडोथीसियम होती है सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर की बनी होती है। मिडिल लेयर्स का नंबर 1 to 3, टेपिडर्म सिंगल लेयर्ड। ध्यान है, अब काउंट कर रहे हैं हम, 1 1 1 काउंट किया, 3 हो गया नहीं हो गया? इसे 3 मानते हुए काउंट किया तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो 3 to 5 वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आएंगे स्पोरोजेनस सेल पे। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, शॉर्ट में पीआरआई लिखा मैंने। इस सेल के अंदर बहुत सारे माइटोसिस होते हैं। मैनी माइटोसिस हुए साहब इस सेल के अंदर, मैनी माइटोसिस हुए साहब। तो टिश्यू बनेगा नहीं बनेगा? अरे माइटोसिस हुआ साहब, एक सेल से टिश्यू बनेगा नहीं बनेगा? टिश्यू को क्या नाम दिया गया? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो बच्चों यहां पर भी बनेगा स्पोरोजेनस टिश्यू, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा। तो 4 पोलन से बन गए नहीं बन गए? 4 जगह पे बनेगा स्पोरोजेनस टिश्यू। इस सेल से बन रहा है, इस सेल से, इससे, इससे, 4 सेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गया स्पोरोजेनस टिश्यू। तो यहाँ 4 पोलन से दिखाई देंगे आपको। और इसी टिश्यू की हर एक सेल को हमने पहले क्या कहा था? पोलन मदर सेल, या कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां तक डेवलपमेंट समझ में आ रहा है? नोट करना चाह रहे हैं? अच्छा एक बार डिवीजन समझ लीजिए, आप डिवीजन समझ लीजिए, है ना? पेरिक्लाइनल क्या है, एंटीक्लाइनल क्या है, ये डिवीजन आते हैं प्लांट एनाटॉमी के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ में आप पढ़ेंगे वहां पे कि वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन पेरिक्लाइनल भी होते हैं, एंटीक्लाइनल भी होते हैं। अब डेफिनेशन क्या है? डिवीजन पैरेलल टू द सरफेस इज नोन एज पेरिक्लाइनल डिवीजन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। डिवीजन पैरेलल टू द सरफेस इज नोन एज पेरिक्लाइनल, एंड डिवीजन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज एंटीक्लाइनल। अब साहब मुझे स्टेम मान लीजिए आप, मैं स्टेम हूं साहब, ये मेरी सरफेस हो गई। सेकेंडरी ग्रोथ को ना देखें आप, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं हम, डाइकोट स्टेम है, ऐसा नहीं, ओनली सरफेस देखनी है। तो साहब ये स्टेम की सरफेस हो गई। इसकी डिवीजन पैरेलल कराएंगे तो कौन सा होगा? पेरिक्लाइनल। अरे होगा। और यू करा दिया परपेंडिकुलर तो एंटीक्लाइनल, और यू करा दिया तो एंटीक्लाइनल। अरे ये भी तो परपेंडिकुलर हुआ ना, ये भी एंटीक्लाइनल, ये भी एंटीक्लाइनल, ये पेरिक्लाइनल हुआ, ये पेरिक्लाइनल। अब सब मेरे अंदर गोल कैम्बियम में, मैं स्टेम हूं गोल कैम्बियम में, उस कैम्बियम के सेल को निकाल के मैंने बाहर दिखा दिया। कैम्बियम की सेल निकाल के बाहर दिखा दी मैंने कहा कैम्बियम की सेल है। अब मुझे बता इस कैम्बियम की सेल में इस तरह डिवीजन चल रहा है, कौन सा है? पेरिक्लाइनल। और यूं होता है तो अब सब इस तरह डिवीजन हुआ, कैम्बियम की सेल में डिवीजन हुआ पेरिक्लाइनल। तो नई सेल या तो इनर साइड में बनेगी, आउटर साइड में बनेगी। इनर साइड में नई सेल फॉर्म होगी तो बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम की सेल है, आउटर साइड में बनेगी तो बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम की सेल है। अरे वेस्कुलर कैम्बियम में वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करेगी, नाम ही वेस्कुलर कैम्बियम है। जो कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करेगी उसे बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम है। और वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म कर दिए। तो याद रहे, वेस्कुलर कैम्बियम में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है।
अब सब कैम्बियम छोटी सी होती है शुरुआत में, तो स्टेम पतला होता है। कैम्बियम को हर साल अपना डायमीटर बढ़ाना होता है, तभी प्रॉपर वे में सेकेंडरी ग्रोथ हो पाएगी। उससे हम कहते हैं डायलेशन ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम का डायमीटर कैसे बढ़ेगा बच्चों? सपोज इस तरह की 10 सेल कैम्बियम में, 10 सेल मान के चल रहा हूं मैं, गोल कैम्बियम में 10 सेल है, एक सेल को बाहर निकाल दिया मैंने, यूं डिवीजन किया, हर एक सेल में डिवीजन किया, 10 की 20 सेल हो गई, 10 से 20 सेल हो गई, 20 सेल होते डायमीटर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो सब कैम्बियम अपना डायमीटर बढ़ाती है एंटीक्लाइनल डिवीजन से, और कैम्बियम से नया टिश्यू जो भी बनता है वो बनता है पेरिक्लाइनल डिवीजन से। ये एनाटॉमी के अंदर आता है बच्चों, पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए। अब आ रहे हम एंथर पे। यहाँ आया पेरिक्लाइनल डिवीजन, ये एंथर की सरफेस दिखा दी मैंने, सरफेस है ना। अब मुझे बता, चार कॉर्नर पे चार बड़ी बड़ी सेल दिख रही है आपको, दिख रही है? अब इन सेल को यूं कट किया मैंने, यूं चारों कोने काट दिए, यूं मान के चले आप, ये चारों कॉर्नर कट कर दिए मैंने, चारों सेल को कट कर दिया कॉर्नर वाली को। कौन सा डिवीजन कर रहा हूं मैं? पेरिक्लाइनल, सरफेस के पैरेलल कर रहा हूं भाई। ये एंथर के सरफेस हो गई नहीं हुई, इसके सरफेस के पैरेलल कट किया है पेरिक्लाइनल, यूं कट किया है पेरिक्लाइनल। डेफिनेशन होती है डिवीजन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इज नोन एज पेरिक्लाइनल, लेकिन मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, सरफेस के पैरेलल हो रहा है तो पेरिक्लाइनल हो गया साहब। बात क्लियर है? तो चारों कोने यूं कट किए, मतलब चारों सेल यूं कट कर दी, तो हर एक सेल से दो दो सेल बन गई साहब। डिवीजन क्लियर है? अब नोट कर लीजिए बच्चों आप। हाँ जी, क्या बेटा? ये तो बताया मैंने अभी, इसको एंथर माना ना हमने, चार कॉर्नर पे चार सेल दिखा दी, ये सेल कौन सी? आर्किस्पोडियल सेल है। अब इस सेल को मैं यूं कट कर रहा हूं, मतलब सरफेस के पैरेलल कट कर रहा हूं ना, तो हर एक सेल से दो सेल बनेंगे नहीं बनेंगी? तो डिवीजन कौन सा हुआ? पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। तो हर एक सेल दो सेल बनाई है हमने, यूं कट किया कॉर्नर पे, यूं कट किया तभी दो सेल बनी है। इस सेल को यूं कट कर देना हम, ये कोने से कट किया, यूं कट किया, चारों कॉर्नर कट कर दिया हमने, तो ये तो कट किया, चारों कॉर्नर कट कर रहा हूं मैं, और डिवीजन हो रहे सरफेस के पैरेलल। इतना डीप में एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है? ये डिवीजन में नहीं पूछेगा आपसे, समझाने की बात है, समझा दिया मैंने, ठीक है? टेंशन ना ले आप, तो ये याद रखें किससे क्या बन रहा है, दैट्स ऑल। कैपिटम सिंगल लेयर है ना? यस, सिंगल लेयर तो लिखा है बेटा। कैपिटम कहाँ लिखा है? मिडिल लेयर लिखा है, 1 2 3। कैपिटम सिंगल लेयर लिखा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है हमें बच्चों से, और यही हमारी एनर्जी का रीजन बन जाता है कि बच्चों को और अच्छा पढ़ाओ और बढ़िया पढ़ाओ।
चलिए साहब आगे बढ़ी। अब बच्चों आते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर। एमएमसी पीएमसी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। टर्म से समझ में आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप जानते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलर मदर सेल भी कह दिया जाता है। डिप्लॉइड सेल है साहब, इसमें मियोसिस हुआ। आपने ये भी पढ़ा होगा कि डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं। मींस 4 पोलर का फाइनल डेवलपमेंट होगा जो कि हैप्लॉइड होंगे। तो 4 माइक्रो टेट्राड की फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं। मोनोकोट डाइकोट के टेट्राड की बात करें तो डिफरेंट टाइप का टेट्राड हमें देखने को मिलता है। मोनोकोट का टेट्राड होता है आइसोबाइलेटरल, डाइकोट का टेट्राड होता है टेट्राहेड्रल। दोनों पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा। मोनोकोट में लीव्स भी होती हैं आइसोबाइलेटरल, टेट्राड भी होता है आइसोबाइलेटरल। बच्चों सपोज ये मोनोकोट की लीफ है। मोनोकोट लीफ की अपर सरफेस लोअर सरफेस सेम होती है, कलर भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, क्यूटिकल थिकनेस भी सेम, स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है। सेम है मतलब आइसो है। क्या है? आइसो। बाइलेटरल मतलब दोनों लेटरल सरफेस सेम है तो लीफ को बोलेंगे आइसो बाइलेटरल लीफ है। ऐसे टेट्राड भी आइसो बाइलेटरल है। ये टेट्राड को मैंने हाथ में उठाया, ऊपर से ऑब्जर्व किया तो 2 माइक्रोस्पोर दिखाई दिए, नीचे से ऑब्जर्व किया 2 माइक्रोस्पोर दिखाई दिए, दोनों साइड से सेम दिख रहा है तो कह दिया आइसो बाइलेटरल है। आप इसे ऊपर से देखेंगे तो भी 2 ही दिखाई देंगे, नीचे देखेंगे तो भी 2 ही दिखाई देंगे। अरे आपने इसको हाथ में उठा लिया, बात समझ में आ रही है? अपर साइड से ऑब्जर्व करें, लोअर से ऑब्जर्व करें, सेम दिखाई देगा तो बोलेंगे आइसोबाइलेटरल है। तो मोनोकोट में लीव्स भी होती है आइसोबाइलेटरल, टेट्राड भी होता है आइसोबाइलेटरल। बच्चों डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें 3 माइक्रोस्पोर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, चौथा बैक साइड में जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 3 सामने है, एक बैक साइड में है, टेट्राड बना हुआ है, नाम देते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड जो कि डाइकोट में होता है। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर के टेट्राड 5 टाइप के बन सकते हैं। 2 टाइप तो सामने हैं सही। लीनियर भी बन जाता है, चारों एक लाइन में बन जाते हैं। टी शेप बन जाता है, डेकुसेट बन जाता है। वो याद नहीं करने, आपको 2 ही टेट्राड याद करने हैं। डाइकोट में होगा टेट्राहेड्रल, मोनोकोट में होगा आइसोबाइलेटरल। पांचों टाइप के टेट्राड हमें देखने को मिल सकते हैं अरिस्टोलोकिया एलिगेंस प्लांट के अंदर। तो एक प्लांट ऐसा है जिसमें 5 टाइप के टेट्राड बन सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का टेट्राड मानते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं? फटाफट नोट कर लीजिए, एक लास्ट पॉइंट बचा उसको ले रहे हैं हम।
बच्चों आगे चल के कई जगह माइटोसिस मियोसिस आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ले रहा हूं। वैसे सेल बायो में आप इसे पढ़ेंगे, लेकिन सुन लीजिए एक बार, है ना, एक बार सुन लें। माइटोसिस इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, ध्यान करेंगे, कि क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है। मदर सेल में जो क्रोमोसोम थे वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में दिखाई देंगे। एक डिप्लॉइड, पहले ध्यान दें, पूरा ध्यान बोर्ड पर। एक डिप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस होता है तो दो डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। एक हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा तो दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम नंबर सेम है तो बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन है। अब आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस दो स्टेप में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन है, सेकंड को बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन है। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया, क्या रिडक्शनल डिवीजन है। अब सब दो हैप्लॉइड सेल है यहाँ पे, इसमें मियोसिस सेकंड हुआ जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है, ध्यान करेंगे ये। तो दो हैप्लॉइड सेल से आगे दो हैप्लॉइड सेल बन रही हैं, माइटोसिस इक्विवेलेंट हो गया नहीं हो गया। तो साहब मियोसिस को लास्ट में यदि ऑब्जर्व करें तो एक डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, और यही हमने लिखा है, एक डिप्लॉइड सेल है एमएमसी पीएमसी, इसे चार हैप्लॉइड सेल बनाई है हमने टेट्राड के अंदर। मियोसिस हुआ नहीं हुआ, और ये डिप्लॉइड थी और ये हैप्लॉइड है। तो याद रहे, जब भी मियोसिस होगा तो डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस होगा तो एक डिप्लॉइड सेल से दो ही डिप्लॉइड बनेंगी। माइटोसिस में एक हैप्लॉइड सेल से दो ही हैप्लॉइड बनेगी, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगी, लेकिन दो दो ही बनेंगी। यहाँ पे यहाँ चार बनती है, यहाँ दो दो बनती है। अरे मिक्स मत कर देना कि सर चार बना रखी है, चार ये नहीं है भाई, अलग अलग है ये, ध्यान रहे। बात समझ में आ रही है ना, दो इसकी है दो इसकी अलग अलग है ये। दो सेल लिए तो चार सेल दिखाई है हमने यहाँ पे, यहाँ एक सेल लिए एक से चार दिखाई है। बेसिक चीज समझ में आ रही है। ये आगे चल के कई जगह आएगा। मियोसिस फर्स्ट सेकंड तो पता होना चाहिए। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है, 2n का n करना है, हाफ क्रोमोसोम हो गए। और सेकंड कैसा इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है, n का n रखना है। यहाँ पे बात क्लियर है बिल्कुल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आ गया सर, वेरी गुड। हमारे दूर बैठे बच्चे विदेश में बैठे हैं। बात क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। ऑफलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, बहुत अच्छा, यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, वाह मजा आ गया साहब, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा इंडिया में है, अरे इंडिया में बैठे पर मेरे से दूर बैठे ना आप। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बच्चों, बाय बाय बाय।